हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछला जो लेक्चर था हमने उसमें कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे जो रिलेटेड थे हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो सिलेबस है उसके रिलेटेड। और वो जो एमसीक्यूज़ थे दे वर लिटिल बिट इजी, बट ये जो सेशन है इसमें जो ये लेक्चर है इसमें कुछ मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जिनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ी हाई रहने वाली है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस। सो आई होप कि आप सभी की जो स्टडीज़ हैं वो अच्छे से चल रही हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। लेट्स क्रैक दिस टाइम। यही वक्त है कि हमें ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लेना चाहिए। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑल फॉर जितने भी स्टूडेंट्स हैं JNK के उनके लिए। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का वो है द बंगाली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविस्ट इन 1879। जो बंगाली पेपर है वो किस फ्रीडम स्ट्रगल एक्टिविस्ट ने स्टार्ट किया था। सो इसका जो आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। प्लीज़ रिमेंबर जो न्यूज़पेपर्स है उस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो जो बंगाली पेपर है उसकी जो स्थापना या उसकी जो स्टार्टिंग है वो की थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। तो उनके बारे में जो एडिशनल नॉलेज है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को या तो पॉज कर लें या जब मैं PDF शेयर करूँगा तो आप सभी प्लीज़ इसको थोड़ा बहुत पढ़ लें। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मैं आपको ऑफकोर्स यहीं पे डिस्कशन करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन। अब जो क्रिप्स मिशन है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यहाँ लाने का भारत में वो क्या था। ऑप्शन है टू प्रिवेंट द लॉन्च of Quit India movement, to persuade Indian leaders to support a British war efforts, to convince the Congress ministries to withdraw their resignations, to set up a constitution making body. So इसका जो आंसर है वो B है, to persuade the Indian leaders to support the British war efforts. तो जो ब्रिटिशर्स जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ने वाले थे एट दैट टाइम इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। सो कॉलोनी की तरफ से जो सपोर्ट मिल सकता है उसके लिए उन्होंने ये जो मिशन है उसको भेजा था भारत। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एट। जो जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो पहले कौन से सेशन में गाया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज कलकत्ता सेशन ऑफ 1911 जो हुआ था उसमें जन गण मन को सबसे पहले गाया गया था। ये उसकी कुछ एडिशनल नॉलेज है, प्लीज़ गो थ्रू इट। आई रिक्वेस्ट यू अगेन प्लीज़ गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the only Indian prince who actively participated in the revolutionary movements within and outside India। ऐसा कौन सा भारत का प्रिंस था जिसने इंडिया की जो revolutionary movements है उसमें भारत में भी काम किया और जो भारत के आउटसाइड जाके भी एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने काम किया। सो इसका जो आंसर है इट इज़ राजा महाराणा प्रताप। तो इसको एक बार आप देख लें। राजा महाराणा प्रताप was an Indian freedom fighter, journalist, writer and Marxist revolutionary social reform of India. He believed in the religious unity and racial equality. He started two paper, Prem in Hindi and Nirbhal Sevak in Hindi and Urdu. In 1915 he founded the first government outside India in Afghanistan. ये important है कि उन्होंने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की स्थापना की थी। He returned to India after 32 years of exile and became the minister and became the member of the second Lok Sabha in 1957 and 62. He was elected as an independent candidate from Mathura constituency. He was president of Indian Freedom Fighters Association and also the president of the All India Jat महासभा। ही डाइड इन 1979। तो ये थोड़ी बहुत इनकी इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने भारत से बाहर जाके अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद वो आके भारत में लोकसभा के मेंबर भी बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अबाउट ये क्वेश्चन है कर्जन वैली हु वाज मर्डर्ड बाय मदन लाल धिंगारा इन लंदन वाज। जो कर्जन वैली है जिनका मर्डर किया था मदन लाल धिंगारा ने, वो कौन सी पोस्ट पे थे। सो द करेक्ट आंसर इज एडवाइजरी टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जो एडवाइजरी पर्सन होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, वो उनकी पोस्ट थी। तो मदन लाल धिंगारा ये फ्रीडम फाइटर है, रिवोल्यूशनरी है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मदन लाल धिंगारा वॉज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब एसोसिएटेड विद द इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये होम रूल जो सोसाइटी है उसके साथ काम करते थे। द अभिनव भारत सोसाइटी एंड द इंडियन हाउस इन लंदन, ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस है उसके साथ उन्होंने काम किया है। ऑन जुलाई 1 1909 कर्जन he shorted Curzon Valley and an advisor to the Secretary of the State of India and Kovas Lokaka at the meeting
कहाँ पे हुई थी वो मीटिंग? इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन लंदन, टू अवेंज द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स ने जो एट्रोसिटीज़ कमिट किए थे भारत में, उनका बदला लेने के लिए वो यहाँ से लंदन गए और उन्होंने इनका मर्डर किया था। ओके, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ आवर इंडियन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट है ये किन्होंने दी हुई है? The only lesson required in India at present is to learn how to die, and the only way to teach is by dying ourselves. Therefore, I die and glory in my martyrdom. ये जो स्टेटमेंट है ये किन्होंने दी है? सो इसका जो आंसर है मदन लाल धिंगारा है, इनका ये स्टेटमेंट है। सो मदन लाल धिंगारा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड इट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्पेशल कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 इन विच महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज प्रिसाइडेड ओवर। जिस सेशन में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करने की अनुमति दी थी, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सो द आंसर इज लाला लाजपत राय। ये प्लीज़ याद रखना, इनके बारे में मैंने डिटेल्ड नोट्स भी दिए हुए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, नॉट डिटेल बट जो एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट्स हैं या जो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने दी हुई है नोट्स में, प्लीज़ गो थ्रू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 years ago, आज से 100 साल पहले, द हिंदुस्तान गदर पार्टी वॉज लॉन्च इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स? यूएसए की कौन सी सिटी में आज से 100 साल पहले जो गदर पार्टी है, हिंदुस्तान गदर पार्टी है, वो कहाँ पे उसकी स्थापना हुई थी? ये जो है आउटसाइड से भारत का जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको सपोर्ट करते थे। सो जो सिटी का नाम है दैट इज सैन फ्रांसिस्को। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर थे वो लाला हरदयाल थे। प्लीज़ रिमेंबर, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। Next question. During which among the following movement Mahatma Gandhi remarked, on bended knees I asked for bread and received stone instead? So ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी की, उन्होंने कौन सी मूवमेंट के टाइम पे दी थी? सो द आंसर है डांडी मार्च। जब उन्होंने डांडी मार्च की थी एट द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तब उन्होंने डांडी मार्च के बाद ये जो स्टेटमेंट है वो दी थी। ओके, दिस इज़ अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ने के बाद ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक एक्स्ट्रा लेवल आपकी चली जाती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लर्निंग के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ द ऑपरेशन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी स्टार्ट 1942 में, उस टाइम जो लीडर्स थे उसके, उनको अरेस्ट करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कौन सी ऑपरेशन स्टार्ट की थी? सो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो देखिए, ऑपरेशन रेंडर पेस्ट, ऑपरेशन 0R, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार एक इंपॉर्टेंट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था इन 1975। सो इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। सो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ओके, सो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द लास्ट बिगेस्ट मूवमेंट इन आवर कंट्री। ये भी मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is known as mother of Indian Renaissance? Mother of Indian Renaissance किसे कहा जाता है? अच्छा, जो father of Indian Renaissance है, I request you all please write it down in comment box, जो father of Indian Renaissance है। So अभी mother of Indian Renaissance जो है वो है मैडम कमा। इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। Bikaji Rustam Kama or Madam Kama was born on 24th of September 1861 in Bombay. She was an outstanding lady of great courage, fearlessness, integrity, perseverance and passion for freedom, and is considered as a mother of Indian Revolution because of her contributions to Indian freedom struggle. She was credited with designing India's first ट्री कलर फ्लैग। भारत का जो पहला ट्री कलर है वो उन्होंने ही बनाया था। सैफरन एंड रेड स्ट्रिप्स बियरिंग द इमोरल वर्ड्स वंदे मातरम। आफ्टर फाइटिंग fearlessly for India's freedom struggle on foreign land for several years, she came back to India and died on August 13, 1936. So ये इनके बारे में कुछ एडिशनल नॉलेज है, आप सभी इसको प्लीज़ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा है वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914। जो हिंदू महासभा है उसे 1914 में सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कौन सी सिटी में उसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था, फर्स्ट उसका जो सेशन था? सो द आंसर इज हरिद्वार। जो हरिद्वार है वहाँ पे उसका पहला सेशन हुआ था। हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड इन 1914 बाय मदन मोहन मालविया। सो इसके जो फाउंडर है वो मदन मोहन
मालविया हैं, इट वर्कड विद आर्य समाज एंड अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर काम करते थे. इट वॉज डायरेक्टली लिंक विद राष्ट्रीय सेवा संघ फाउंडेड इन 1925. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन who was elected the president of Indian National Congress in the famous Tripuri session of 1939. जो फेमस सेशन हुआ था त्रिपुरी सेशन, उसमें जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो किसे बनाया गया था? सो द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस. सभी को जो सुभाष चंद्र बोस है, आई रिक्वेस्ट यू कि इसके बारे में से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटीज़ इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल. तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं. In 52nd session, Subhash Chandra Bose was re-elected as the president of the Indian National Congress at the Tripuri session in 1939 by defeating the Gandhiji's candidate पट्टाभाई सीतारामैया. जो गांधी जी चाहते थे जिन्हें बनाना, वो थे पट्टाभाई सीतारामैया, लेकिन उनको हरा के जो सुभाष चंद्र बोस है वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1939 में. He demanded that the Congress should deliver a 6 months ultimatum to Britain, and in the event of its rejection, a countrywide struggle for Purna Swaraj should be launched. His warning and advice went unheeded. His power as president were sought to be curtailed. He therefore resigned in 1939 and announced in May 1939 the formation of the फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन द कांग्रेस. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर भी सुभाष चंद्र बोस जी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज. जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है नवाब वाकिरुल मुल्क मुश्ताक हुसैन. ये जो हैं ये इनके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे. जो फर्स्ट है या जो लास्ट है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल नॉलेज एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती है. सो प्लीज़ ऐसे फैक्ट्स को याद रखना. प्लीज़ गो थ्रू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. द स्टेटमेंट like summer gale revolt of Meerut was unprecedented and short-lived was made by. जो रिवोल्ट ऑफ मीरठ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वो शॉर्ट लिव्ड था लाइक द समर्स. तो ये जो स्टेटमेंट है ये एस.एन. सेन ने बताई है. मीरठ मीन्स 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में बात की गई है. The Meerut 1857 uprising was described by Surendranath Sen like summer gale revolt of Meerut was unprecedented and short-lived. He was the author of a number of major works, mostly on the history of the Marathas. तो इनकी जो contribution है एस.एन. सेन की mostly Marathas की जो history है उसके बारे में है. In 1956, the Indian government commissioned him to write a history of the Indian popular uprising of 1857. The work entitled 1857 was published in 1957. तो इनकी जो किताब है 1857 जो अपराइजिंग है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके ऊपर जो किताब है उसका नाम ही 1857 है. प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द कंपनी रूल द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय. जो हिंदू विडोज़ हैं उनकी जो ये बिल है उनका वापस रीमैरिज उनको वापस करनी चाहिए. ये जो बिल है ये किसके टाइम ड्राफ्ट हुई थी? सो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अप टू 1856, but he was not the Governor General when uprising of 1857 took place. At that time, Lord Canning was the Governor General. Okay. Next question. The Treaty of अलीनागर was signed in. जो ट्रिटी ऑफ अलीनागर है उसको कब साइन किया था? सो इट इज़ February 1757. तो एक ऐसा जो 1757 की जो जंग है उसको ऐसा माना जाता है कि टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वो पहली बड़ी जीत थी जिसके बाद उनको जो दीवानी राइट्स मिले हैं बंगाल के उसकी वजह से मिले हैं. व्हेन दे डिफीटेड सिराजुद्दौला okay in the battle of Plassey. Next question. The biographical memoir on A.O. Hume was written by. जो A.O. Hume है, he was one of the founding members of the Indian National Congress, and the idea of Indian National Congress was by him only, and he was the civil servant who served as an in Indian Civil Service ICS, and then
ही इनका जो कहना था कि इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म हो भारत के लोगों के पास जहाँ पे उनकी जो लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो इनके कहने पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में उसकी स्थापना की गई थी। तो इनकी जो बायोग्राफिकल वर्क है वो किसने लिखी थी? सो डब्ल्यू वेडबिर्न, जो डब्ल्यू वेडबिर्न है उन्होंने इसकी जो बायोग्राफी है वो लिखी है। ओके ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बट ही वॉज नेवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लाइक प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बात भी याद रखें। The next question, the most fervent supporter of Gandhi's proposal for an all-out campaign of civil disobedience during Quit India movement was, जो गांधी जी के सपोर्टर थे वो इसमें कौन थे? ये इंपॉर्टेंट फिगर है जो मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लीज़ रिमेंबर हिम। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ India, Patel was most fervent supporter of Gandhi's proposal for an all-out campaign for civil disobedience to force the British to quit India. He participated in Gandhi's call for individual disobedience and was arrested in 1940. 1940 में इनको अरेस्ट भी किया गया था and he was imprisoned for 9 months. He also opposed the proposal of Cripps Mission in 1942. जो Cripps Mission है उसको भी इन्होंने अपोज किया था। Next question, in which year English was made the medium of instruction in India? जो English है उसको एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कब उसका दर्जा दिया गया था कि इंग्लिश ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी? सो इन द ईयर 1835 जो इंग्लिश है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन घोषित किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइसेंस इन बंगाल? जो फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइसेंस है इन बंगाल में वो किसे माना जाता था? ओके दिस इज़ अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। सो अब्दुल लतीफ़ जो है उन्हें फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइसेंस इन बंगाल माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। Who was the first state? Which was the first state to be created on linguistic basis? जो linguistic लैंग्वेज के बेसिस पे ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे पहले वजूद में आई थी भारत में? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। प्लीज़ रिमेंबर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मराठा चीफ टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ द ब्रिटिश? जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो सब्सिडरी अलायंस है मराठास में से ऐसा कौन सा लास्ट सरदार है जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया? सिंधियाज ऑफ होलकर जो है उन्होंने लास्ट पे इसको एक्सेप्ट किया। जो सब्सिडरी अलायंस है इसमें 3 कंडीशंस होते थे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट चाहते हो तो आपको जो ब्रिटिश आर्मी है उसकी एक टुकड़ी अपने कोर्ट में रखनी पड़ेगी, जो भी प्रिंस हो, विद एन इंग्लिश कमांडर टू गाइड देम। और उसके बाद जितने भी बाकी फॉरेन पावर्स हैं लाइक डच हैं या फ्रेंच हैं, उनमें से किसी के साथ कोई भी ट्रीटी या ट्रेड की कोई भी साइनिंग नहीं होगी। ओके ये कुछ कंडीशंस थे जो सब्सिडरी अलायंस में रखे गए थे। और जितना भी कोई भी अगर किसी से कोई डिप्लोमेटिक बात करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मराठास के साथ सब्सिडरी अलायंस हो जाती है तो उसके बाद जितनी भी डिप्लोमेटिक टॉक्स है या उनको निज़ाम के साथ करनी है या आदिल शाही के साथ करनी थी या मुगल के किसी बादशाह के साथ करनी पड़ती थी, विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स वो नहीं कर पाते थे। देयरफॉर दे वर सपोज टू साइन दिस सब्सिडरी अलायंस। This next question is, under which among the following treaties the British East India Company secured the दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा? ये एक बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है हिस्ट्री में। मैक्सिमम एग्जाम्स में ये भी आता है कि उन्हें जो दीवानी राइट्स है वो कौन सी ट्रिटी के बाद मिली थी? द आंसर इज़ इलाहाबाद। जो इलाहाबाद है ये जो ट्रिटी हुई थी 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, दिस ट्रिटी वॉज साइनड बाय द ब्रिटिशर्स विद द शाह आलम सेकंड। जो शाह आलम सेकंड है वो तब भारत के एम्परर थे मुगल साम्राज्य के। तो उनके साथ जब वो हारे थे ब्रिटिशर्स से तो उन्हें ये ट्रिटी साइन करनी पड़ी थी। ओके जितनी भी ट्रिटीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट बनती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि ट्रिटीज़ जो है एक फॉर्मल और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है जो एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम टाइम्स वो जगह जो है उसके बारे में पूछा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश वाया विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज। जो पेशवाज हैं, पेशवाज वेर रूलिंग इन डेक्कन आफ्टर द किंगडम ऑफ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हुआ, व्हेन शाहू महाराज वाज द किंग, एट द टाइम पेशवाज केम इन पावर। वो दे यूज टू बी द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द छत्रपतिज, बट द पावर वॉज ट्रांसफॉर्मड व्हेन द लेटर छत्रपति, जो लेटर छत्रपति हैं शाहू महाराज, वो लिटिल बिट वीक थे, क्योंकि उनकी जो यंग एज है वो औरंगजेब के अंडर हुई, और उन्होंने उनको वैसी जो एक वॉरियर टाइप का जो एजुकेशन है वो नहीं दिया। देयरफॉर ये जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो पेशवाज की तरफ हुआ था। बाय द वे, सब्सिडरी अलायंस जो ट्रीटी उनके साथ हुई थी वो कब हुई थी? इट हैपेंड इन द ट्रीटी ऑफ बैसन व्हेन पेशवा बाजीराव सेकंड वाज आल्सो वन ऑफ द रूलर ऑफ पेशवाज। उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अगेन क्वेश्चन ऑन सब्सिडरी अलायंस। जो सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहली जो स्टेट है जिसको ये साइन करना पड़ा था, वो कौन सी स्टेट है? सो द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट वन टू साइन द सब्सिडरी अलायंस। ए सब्सिडरी अलायंस इज एन अलायंस बिटवीन अ डोमिनेंट नेशन एंड अ नेशन दैट इज डोमिनीज। द फर्स्ट victim of the policy of subsidiary alliance of Lord Wellesley was the Nizam of Hyderabad. So अगर ये पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस है, इसकी स्थापना किसने की? सो लॉर्ड वेलेस्ली वाज इट्स फाउंडर इन इंडिया। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट वन टू साइन इट। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड a rubber state in Bengal between 1765 and 1772? ये स्टेटमेंट जो है वो किसने बताई थी? सो द करेक्ट आंसर इज के एम पनीकर। जो के एम पनीकर है उन्होंने इस चीज़ को बताया। वो खुद एक स्कॉलर थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक हिस्टोरियन थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक डिप्लोमैट भी रह चुके हैं। ये स्टेटमेंट उनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है 1857 रिवोल्ट में। अवध वॉज एनेक्सेड इनटू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज ऑन विच ग्राउंड? जो अवध है उसको ब्रिटिशर्स ने किस ग्राउंड पे छीन कर अपनी टेरिटरी के साथ मर्ज किया? विद ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। सो एलिजिड मिस गवर्नेंस, उन्हें ऐसा लगा कि जो अवध की रीजन है विच इज़ करेंटली नॉर्थन यूपी के, उसमें जो गवर्नेंस है वो मिस हैंडल हो रही है और कोई भी एक एबल रूलर वहाँ पे नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसको इवन विदाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको अपने एक प्रोविंस ऐसे बना लिया। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इस अवध वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स इन 1856। एट द टाइम लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following native state was not annexed by the British on the basis of doctrine of lapse? So doctrine of lapse का एक फॉर्मूला था उनके पास कि अगर आपके पास नेचुरल हीर नहीं है, अगर आपके पास नेचुरल हीर नहीं है मीन्स अगर आपके पास अपनी औलाद नहीं है, आपका खुद का बेटा, तो आप एक बाहर से किसी को एडॉप्ट करके एज अ हीर नहीं रख सकते एंड ऑटोमेटिकली आपका जो किंगडम है वो ब्रिटिश इंडिया में मर्ज हो जाएगा। दिस वाज द कंडीशन अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स नहीं की थी? सो इट वाज ओनली बी, दैट इज़ पंजाब। पंजाब को वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द रंजीत सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द नॉर्थन इंडिया। और उसके बाद जो उनका प्रिंस था दुलीप सिंह, जैसे ही उन्होंने ब्रिटिशर्स ने 1939 में आफ्टर बैटल जब पंजाब को भी हिस्सा बना लिया था ब्रिटिश एम्पायर का, उसके बाद दुलीप सिंह जो है वो रूलर तो नहीं रहे बट ही वॉज अ नेचुरल हीर, बट ही वॉज एक्साइल्ड, लाइक उसको इंग्लैंड में लेके रखा गया है और उनकी जो पालन पोषण है वो वहाँ पे हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो वापस आए, उन्होंने कोशिश की कि मैं अपना जो साम्राज्य है उसको वापस जीतूं, बट ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड उसके बाद वो यूरोप में गए और वहाँ पे उनका निधन हुआ। ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज्ड टू बी ए ट्रेडिंग कंपनी वाया विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस? ऐसे कौन से एक्ट से कंपनी को ये ट्रेडिंग के जो अधिकार है ये ख़त्म किए गए? सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें कुछ एक्ट्स है जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द गवर्नमेंट of India Act 1833, the Government of India Act, these were the Charter Acts. Charter Act of 1833, Charter Act of
1853, and then comes the Act of 1858, then comes Act of 1862, Act of 1861, and the Government of India Act 1909, 1919, 1935 and 1947. ये कुछ 5 से 8 जो एक्ट्स हैं इनको आप सभी ने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्हारवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. जो मल्हारवाड़ी जो सिस्टम है रेवेन्यू का, रेवेन्यू जनरेट करने का, ये ब्रिटिशर्स ने कौन सी रीजन में इंट्रोड्यूस किया था. सो प्लीज़ रिमेंबर, ये जो सिस्टम है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया था. इफ़ दिस इज़ इंडिया, सो इन दिस रीजन नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ एंड वेस्ट ये जो रीजन है इसमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. एंड इन बंगाल दे इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल. सो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. लैंड रेवेन्यू सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस इन 1793. रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो मद्रास में, एंड मल्हारवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, द पंजाब, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश. इन दिस सिस्टम द लैंड वाज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, बी इट जमींदार और एनी कल्टिवेटर. जो लैंड का जो अधिकार है वो कल्टिवेटर या ज़मींदार उसका मालिक नहीं हुआ करता था, बट बाय अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स और विलेज कॉल्ड महल. लेकिन जो पूरी ज़मीन है उसका मालिक एक विलेज या ग्रुप ऑफ जो विलेज है वो हुआ करता था. द महल वॉज कलेक्टिवली नोन एज द लैंड लॉर्ड एंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ द महल एंड ऑल्सो एंड तालुकेदार. लेकिन जो हेड ऑफ द उसका जो हेड होता था विलेज का, सभी विलेज का, उससे वो जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता था. एंड नो वन वॉज गिवन इंडिविजुअल राइट्स ऑफ ओनिंग द लैंड. ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें जो आपको याद रखना है. Next question. Which among the following regions was most affected by the revolution of 1857? जो अपराइजिंग ऑफ 1857 हुई उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी रीजन में इफेक्ट हुआ था? दिस इज द क्वेश्चन. सो अगेन दिस वाज ड्यू टू द मिस गवर्नमेंट. एंड अगेन अगर ऑलरेडी इस अवध रीजन में मिस गवर्नमेंट थी एंड इट वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, और उसके बाद जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ थी वो ऑलरेडी कम थी इसलिए उसको एनेक्स किया था. एंड ऑब्वियसली इसी जो रीजन है अवध विच इज़ नॉर्थन यूपी करंटली, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था 1857 की जंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें पहली भारतीय महिला कौन है जिसने उसको प्रिसाइड किया? ऑब्वियसली सरोजनी नायडू, जो इंडिया की आज़ादी के बाद बिहार जो है उस रीजन की गवर्नर बनी थी. एंड शी वाज आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ओके, वाज द सेकंड वुमेन आफ्टर एनी बेसेंट. अभी अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस सेशन, देन इट्स सरोजनी नायडू. बट इफ द क्वेश्चन कम्स हु वाज द फर्स्ट वुमेन देन इट्स एनी बेसेंट. तो फिर एनी बेसेंट है, उन्होंने सबसे पहला एज अ वुमेन प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी इज़ अ बायोग्राफिकल वर्क ऑन. ये जो टाइटल है ये किसकी बायोग्राफिकल वर्क है? सो इसका जो आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी. ओके. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन. जो लंदन में सेकंड, तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है वो लंदन में हुए थे, लेकिन इनमें से जो सेकंड है उसकी प्लेस जो है वो थी एस.टी. जेम्स पैलेस. जो एस.टी. जेम्स पैलेस है उसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था. थोड़ा बहुत इसको डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया भी है. Second Round Table Conference of 1931, it was held in London during the Viceroyalty of the Lord Willingdon. तब भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन. During September and December 1931, and गांधी जी attended as the sole representative of the Congress. और एक ही ऐसा सेशन है तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में से जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया. दिस वाज ओनली सेकंड वन. और सेकंड में भी अकेले जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव गए थे कांग्रेस की तरफ से, दैट वाज मोहनदास करमचंद गांधी जी. But the conference was failed because Gandhiji didn't agree on the policy of communal representation. Second round table conference was held at James Palace, London. So जो communal representations जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित्स हैं, उनको अलग से वोटिंग राइट दिए जाएं. ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो है उसके तहत मुस्लिम्स को एक अलग अधिकार दिया गया था कि उनकी जो
प्रेसिडेंसीज है उनको उसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं ताकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जीत के आए. सो दिस इज कॉल्ड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909. सो ब्रिटिशर्स को अगर होल्ड रखना था अपनी कॉलोनी पे, एंड दे वर इन व्यू दैट वी मस्ट स्ट्रॉन्ग, जो हमारा जो कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. लेकिन इस चीज़ को अपोज करते हुए गांधी जी जो है, विदाउट एनी टॉक थोड़ी बहुत हुई लेकिन उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकला भारत के हित में, इसीलिए गांधी जी वहाँ से वापस आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. भारत में ब्रिटिशर्स की सबसे पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? सो प्लीज रिमेंबर, सूरत वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिशर्स. विच अमंग the following was not annexed into the East India Territory via the Doctrine of Lapse. Doctrine of Lapse के तहत कौन सी इसमें से रीजन है जो ब्रिटिश इंडिया का जो एम्पायर है उसमें एनेक्स नहीं की गई थी? सो इसका आंसर है मैसूर, बिकॉज मैसूर में जो रूलर्स थे हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, दे फॉट इंडिपेंडेंटली, और तब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है तब नहीं आई थी, इट केम वेरी लेटर, उसके 40 से 50 साल बाद में आई. एंड मैसूर जो है वो जो किंगडम है वो ऑलरेडी 1799 तक ख़त्म हो चुका था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वाज. जो लखनऊ है उसमें 1857 जो रिवोल्ट है उसका लीडर कौन था? सो इसका आंसर है बेगम हज़रत महल. मैंने जो नोट्स दिए हैं प्लीज़ टेलीग्राम पे वो आपको मिलेंगे, उसमें मैंने जो कौन सी रीजन के कौन से लीडर्स थे उनके बारे में मैंने एक अच्छी सी नोट्स बना के दिए हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड. ये जो टीचिंग है ये किसकी थी कि एक रिलीजन, एक ही कास्ट और एक ही भगवान फॉर मैनकाइंड. सो ऐसा जो मानना है वो था श्री नारायण गुरु जी का, ये मानते थे इस चीज़ में. सो इनकी जो फिलोसॉफी है उन्हीं के एक फॉलोअर ने बाद में उसको थोड़ी वो चेंज करके बोला नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड. उन्होंने इस सभी जो उन्हीं के एक फॉलोअर ने ये बाद में अलग से स्टेटमेंट दी हुई है. ठीक है. द माग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़. वेस्टर्न एजुकेशन का जो माग्ना कार्टा जिसे माना जाएगा वो कौन सी जो कमीशन है उसके तहत आया था? सो जो वुड्स डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच जो आया था उसको कहा जाता है माग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया. तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन इन 1854 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़. तो इसके तहत वुड्स डिस्पैच के तहत कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी? कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. द डिस्पैच केम टू बी कंसिडर्ड एज द माग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. द स्कीम ऑफ एजुकेशन एज proposed by the dispatch envisaged as coordinated system of education throughout the country. ओके, इसके तहत कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना भी हुई थी भारत में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following established the वेद समाज in मद्रास in 1864? 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में किसने की? सो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन. जो केशव चंद्र सेन जी है उन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी मैसूर में. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. इसके आगे के जो MCQs हैं वो थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल के हैं, तो वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करने वाले हैं. प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो ऑन द JK सिविल सर्विस ऐप. थैंक यू सो मच.